नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की क्लासेस में हम बीपीएससी पीवाईक्यू करने जा रहे हैं, जिसमें कुल 60वीं बीपीएससी से लेकर के 71वीं बीपीएससी तक का डे टू डे एक सीरीज आएगा, जिसमें पूरे 150 प्रश्नों का एनालिसिस होगा। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही जवाब देना है। तो इसमें से कहा गया है कि संचार नेटवर्क को 5G संचार नेटवर्क को सक्षम बनाएगी। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग और नेटवर्क स्लाइसिंग, ये सारी चीजें 5G पीढ़ी की सेक्युलर तकनीक है, जो मोबाइल नेटवर्क पर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की गति को बढ़ाएगा। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में अंतरिक्ष मिशन है और सूची 2 में खोज है, जिसमें कहा है कि कैसिन ह्यूजेंस का संबंध किससे है? तो कैसिन ह्यूजेंस का संबंध शनि की वलय से है। तो अगर हमारा ए का 2 होगा तो हमारे दो ऑप्शन बी और डी एलिमिनेट हो जाते हैं। जूनो मिशन का संबंध बृहस्पति से है, बी का 1, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगर हमें दो ऑप्शंस भी पता है या एक भी ऑप्शंस पता है तो हम इजिली अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। और टॉमिस मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक का संबंध है, वेरिटास का संबंध शुक्र ग्रह से है। नेक्स्ट है, कपड़ा और इसकी उत्पत्ति का मिलान करना है। तो इसमें से लेनिन सन का पौधा, तो इसमें से सिर्फ एक ऑप्शन है, ऑप्शन सी। जॉट या क्वायर, यह नारियल के पौधे से होता है। मोहायर अंगोरा बकरी से, और डाउन बत्तख एवं गीज के पंख से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। टेनियासिस एक आंत का संक्रमण है, जो टेप वर्म की 3 प्रजाति टेनिया सोलियम, टेनिया सिग्निटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। तो इसमें से 3 कथन में कौन से कथन सही है? इसका सही जवाब देना है। यह मस्तिष्क में शिष्ट विकसित हो जाता है, तो इस स्थिति को न्यूरोसाइटोकोसिस कहा जाता है। तो इसमें से कथन 1 और 2 दोनों सही है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषाएं हैं? कोबरा, पाइथन, स्किलर, जावा। तो इसमें से सबसे स्वप्रचलित नाम तो पाइथन और जावा दो हो ही गया। और अगर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे 2 और 4, तो किसी भी ऑप्शन बी में भी, ए में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है। तो अगर इस हिसाब से जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? ग्लूमाटिक पायरूबिक ट्रांस इमेनिक भी है, GUID पार्टीशन टेबल, ग्रुप पिग बोर्ड टेस्ट, जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्म। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। चैट जीपीटी का पूर्ण रूप जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्म है। यह एक आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक है जो उपयोगकर्ताओं के लंबे चौड़े प्रश्नों को खोजने में मदद करती है। चैट जीपीटी में संवादी रूप में बात करने की उल्लेखनीय क्षमता है, जिसे मनुष्य के लिए समझना आसान है। नेक्स्ट साइंस का क्वेश्चन है, तो कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जीभ के स्वाद नहीं है? मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उमामी, खट्टा, तीखा। तो इसमें से मसालेदार और तीखा जीभ का स्वाद नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जीभ हमारे शरीर के अंदर स्थित एक ज्ञानेंद्रियां है। 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक है जीभ, जो हमें मुख्य रूप से 5 प्रकार के स्वादों का अनुभव करवाती है, जिसमें मीठा, कड़वा, नमकीन, उमामी और खट्टा है।
और मानव जीभ के मध्य भाग में स्वाद कोशिकाएं, जीभ के मध्य भाग में स्वाद कोशिकाएं नहीं, कलिकाएं प्रायः नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित है? एनेरेक्सिया नींद से संबंधित है, एनिसोमेनिया खाने का अधिकार है, डिस्पेनिया सांस की तकलीफ है, एनामेशिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि है। तो नीचे दिए गए पुट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4 या उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब डिस्पेनिया सांस लेने की तकलीफ और एनोसिमिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। और वही एनोक्सिया खाने का विकार है और इंसोमिया नींद का विकार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तारों का एक समूह है, घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं, तारे का विस्फोट है या किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगे है। तो इसका सही जवाब है ब्रह्मांड में पल्सर घूमता न्यूट्रॉन तारा है। यह अत्यधिक द्रव्यमान होने के कारण पल्सर का द्रव्यमान अत्यधिक होता है। अत्यधिक होने के कारण मुक्त रूप से घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग के कारण नाभिक को छोड़कर चले जाते हैं तथा बचे हुए न्यूट्रॉन रह जाते हैं और इसी अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहते हैं। और न्यूट्रॉन तारा भी असीमित समय तक सिकुड़ता चला जाता है। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सफेद नीलम का, माइसाइनाइट का, ग्रेफाइट का या फिर क्यूबिक जिरकोनिया का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रयोगशाला में हीरे के बीज के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। हीरे कृत्रिम रूप से उगाने के लिए, कृत्रिम हीरा उगाने के लिए HPHT और CBD विधि है। 2 विधियां हैं और दोनों विधियों से एक बीज से दूसरे हीरे के टुकड़े से शुरू होता है। नेक्स्ट है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? नायलॉन, टेरिलिन, सांड या क्लेबर। तो इसका सही जवाब है क्लेबर। यह एक कृत्रिम रेशा है और यह गर्मी प्रतिरोधी होता है। क्लेबर एक पॉलीमाइड प्रकार का कृत्रिम बहुलक है और यह एक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HMX का पूर्ण रूप क्या है? हाई मेल्टिंग एक्सप्लोरेसिव हाई डेंसिटी मोनो एटॉमिक जेनॉन हेट मॉनिटरिंग जेनोकरेंसी हर मैजेस्टिस एक्सप्लोरेसिव। तो कूट का प्रयोग करके सही जवाब देना है। जवाब है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोरेसिव और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। HMX का पूर्ण रूप हाई मेल्टिंग एक्सप्लोरेसिव है। इसे ऑक्टेन और साइक्लोटेट्रामिथाइन टेट्रा नाइट्रामाइन के रूप में जाना जाता है और इसका उपयोग परमाणु उपकरण प्लास्टिक विस्फोट, रॉकेट ईंधन और बस्टर चार्जर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में लॉन्च टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? सोफिया, एटलस, पेपर, ऑप्टिमस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑप्टिमस। ये सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। नेक्स्ट है, मैनहट्टन परियोजना क्या है? एक अनुसंधान एवं विकास उपक्रम
जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया? ऑप्शन बी, दुनिया की सबसे बड़ी कला नीलामी में एक, न्यूयॉर्क सिटी में एक रियल एस्टेट परियोजना, एक थीम पार्क। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, या वक्रता केंद्र से परे। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर तब होता है जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो। नेक्स्ट है, फोटो इलेक्ट्रिसिटी सेल एक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा का भंडारण करता है। यह उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलियन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रासायनिक किस रूप से जाना जाता है? विलेय का संगठन, विलायक की सांद्रता, विलेय की सांद्रता, या विलियन की सांद्रता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विलायक की विलियन की सांद्रता के रूप में। नेक्स्ट है, कोविड टीका प्रतिरक्षी प्रक्रिया को कैसे उत्तेजित करता है? जीवित छीन सार्स कोवेक-2 वायरस को प्रवेश करा करके, वास्तविक सार्स-कोव-2 वायरस को प्रवेश करा के, या सार्स-कोव-2 वायरस का एक हानिकारक टुकड़ा प्रवेश कराकर, या सार्स-कोव-2 के वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश कराकर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जीवित छीन सार्स-कोव-2 वायरस को प्रवेश कराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तरल बिजली का कुचालक है? नमकीन पानी, संतरे का रस, नींबू का रस, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नींबू का रस, नींबू का रस, दूध, सिरका, सामान्य नमक, सल्फ्यूरिक अम्ल, नमकीन पानी, संतरे का रस, आसुत जल, शहद, समुद्र का पानी, एवं वर्षा जल विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट है, डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई है? वाटसन और फ्रांस क्रिक के द्वारा, रेजलिन फ्रैंकलिन और मैरिस विल्किंसन के द्वारा, लेनिस पिगोलिन के द्वारा, या ग्रेगर मेंडल के द्वारा। तो इसका सही जवाब है जेम्स वाटसन एंड फ्रांस क्रिक के द्वारा। यह खोज जेम्स वाटसन और भौतिक विज्ञानी फ्रांसिस crick ने किया है। इन्होंने मानव जीन युक्त अणुओं का निर्धारण किया था और इसी के लिए उन्हें 1962 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? अलग अलग त्वरण होगा, उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, समान परिणाम के बल का अनुभव होगा। तो इसका सही जवाब है किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। किसी पिंड या वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा होती है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं, और जबकि उस वस्तु को पृथ्वी पर जिस बल से अपनी तरफ खींचा जाता है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। और द्रव्यमान सदैव फिक्स रहता है, जबकि भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर होने के कारण परिवर्तनीय होता है। वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर शरीर में रोग जन पर सीधे हमला कर उन्हें नष्ट कर, वायरस को किसी विभिन्न वायरस के
संस्करण में रखकर या सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर और उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वायरस को विभिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। वायरस टीके का प्रतिरोध शक्ति प्रदान करने के लिए वायरस को किसी विभिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखा जाता है, जिससे वे शरीर में बीमारियों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करते हैं। एक वायरस वेक्टर वैक्सीन शरीर को जानकारी देने के लिए अलग वायरस के हानि रहित संस्करण का उपयोग किया जाता है, जिसे वेक्टर कहा जाता है और जो बीमारी से रक्षा करने में मदद करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शब्दक्षण, भूकंप, समुद्री तल का फैलाव या संवहन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शब्दक्षण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समुद्र तल का फैलाव। लगातार नई परत को जोड़ने वाली प्रक्रिया को समुद्र तल का फैलाव कहते हैं। सामान्य स्थिति में समुद्र तल का फैलाव महाद्वीपीय भूमि में दरारों के रूप में शुरू होता है और इस भूवैज्ञानिक हैरी हेस ने इस परिकल्पना को रखा था, जिसमें मध्य सागर की चोटियां पर बेसाल्टिक मैग्मा से समुद्र तल का निर्माण शामिल था। नेक्स्ट है, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत, पैंजिया सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत या प्लेट सीमा सिद्धांत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते रहते हैं। इस सिद्धांत को प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, mRNA का पद विस्तारित रूप में क्या है जो महामारी की शुरुआत में व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? तो मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, म्यूटेंट राइबोन्यूक्लिक एसिड, मॉडिफाइड राइबोन्यूक्लिक एसिड, नोमिक राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो नेमिक, तो ये नेमिक तो एन से हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए, मैसेजिंग राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका पूर्ण रूप है जो जीनोम में एकल प्रोटीन कोडिंग जीन की एक प्रति है और यह प्रकाश संश्लेषण के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है, एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? चोक कुंडली द्वारा, डायनेमो द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है, एसी करंट को डायनेमो द्वारा उत्पन्न किया जाता है। डायनेमो या एसी जनरेटर एक ऐसा तंत्र है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है और यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। चोक कुंडली विद्युत परिपथ में प्रतिवर्ती धारा की प्रबलता को कम करता है। वही ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण होता है जो बिना विद्युत शक्ति नष्ट किए हुए प्रतिवर्ती धारा के विद्युत वाहक बल का मान बढ़ाया या घटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, धारा घनत्व होता है एक अदिश राशि, एक सदिश राशि, विहीन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक सदिश राशि। चालक माध्यम के भीतर किसी पृष्ठ के लंबवत दिशा में इकाई क्षेत्रफल के द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और धारा घनत्व कहलाता है। यह एक सदिश राशि है, जबकि विद्युत धारा एक सदिश राशि है लेकिन धारा एक अदिश राशि है। और धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं और इसका एसआई मात्रक एम्पियर मीटर है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल केमिस्ट में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर अधिक उपयोगी होता है? औषधीय प्रभाव, आणविक लक्षण, रासायनिक संरचना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आणविक लक्षण पे। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण आणविक लक्षण के आधार पर सबसे अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि जब कोई औषधि रासायनिक रूप से सक्रिय होती है
तो वह शरीर के अंदर अणुओं को लक्षित करते हुए एक जैविक प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं और इनमें से अधिकतर जैविक प्रक्रिया तंत्रिका तंत्र को बाधित करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया की दर को धीमा कर देता है? उत्प्रेरक वर्धक, समांगी उत्प्रेरक, विसमांगी उत्प्रेरक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। मंद प्रक्रिया वे है जिसमें वेग साधारण ताप पर मापे जा सकते हैं तथा इन प्रक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट है, आगत एवं निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं यकृत में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, हृदय में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आगत एवं निर्गत तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका में मिलती है। और इसके बीच के रिप्लेस आर्क कनेक्शन रीढ़ की हड्डी में एक बंडल में मिलते हैं और रीढ़ की हड्डी में किसी भी प्रकार की चोट लगने से तंत्रिकाओं में आने वाले संकेत के साथ साथ रिसेप्टर्स तक चले आने वाले संकेत भी बाधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिपरेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची द्वीप, एमिसोल, ग्रांड द्वीप पर भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता लगाया गया है, वे स्थान कहाँ है? गोवा तट के बाहर, लक्षद्वीप के बाहर, तमिलनाडु के बाहर या ओडिशा तट के बाहर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सूची द्वीप, एमिसोल और ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज के मलबों का पता लगाया है और वे स्थान गोवा तट के बाहर स्थित है। नेक्स्ट है, G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं वैश्विक जीडीपी का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का लगभग 50%, विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या। तो इसमें से जीडीपी सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं वैश्विक जीडीपी का लगभग 85% और विश्व की जनसंख्या का 1/3। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रूस के वैगनर भारे के सैनिक समूह का मुखिया कौन होता है? शगई शोइगु, येवगेनी प्रिगोजिन, एलेक्सांडर लुकाशेव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, येवगेनी प्रिगोजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र महिला, विश्व आर्थिक मंच या यूएनडीपी। तो इसमें से विश्व बैंक का काम पैसे के लेन देन और इन सभी से होगा, तो ऑप्शन ए होगा नहीं, संयुक्त राष्ट्र महिला। तो जेंडर गैप से महिला का संबंध नहीं है। और नेक्स्ट हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, विश्व आर्थिक मंच और यूएनडीपी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने 70 वर्ष तक शासन किया और 96 वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने 68 वर्ष तक शासन किया और 94 वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने 72 वर्ष तक शासन किया और 92 वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने 66 वर्ष तक शासन किया और 90 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, गुजरात में आयोजित डिफेंस एक्सपो 2022 का विषय क्या था? तो इसका सही जवाब है, ये करंट अफेयर्स से है, तो चलिए इसको फटाफट देखते चलते हैं। इसका विषय था गौरव का मार्ग। नेक्स्ट है, थाईडुंग महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? चिली, नेपाल, जर्मनी, म्यांमार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, म्यांमार में। नेक्स्ट है, व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। व्हाइट हाउस का तथा 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास एवं कार्यस्थल है। 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। और इसका पता 1800 नहीं बल्कि 1600 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट मॉनिटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? मोटर कारों में सीएनजी किट लगाना, शहरी घरों में पानी के मीटर की स्थापना, एक
बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली प्रणाली मालिकों को ग्रिड से जोड़ने वाली बिजली को श्रेय देता है, या घरों की रसोई में पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस का उपयोग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड से जोड़ने वाली बिजली का श्रेय देता है। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है, और इसमें से मैजेंटा का संबंध लाल और नीला से है। टील का संबंध नीला, हरा और सफेद से है, बी का 3। मोव का संबंध नीला, लाल और सफेद से है, और सियान का संबंध हरा और नीला से है। गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी? एल्विन, फाल्कन, ट्राइडेंट या टाइटन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, टाइटन। नेक्स्ट सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है, और जिसमें से जूते या फैशन सामग्री हैं। तो बेरेट एक प्रकार की टोपी है, ए का 3। सिटलेटोज महिलाओं के जूते का प्रकार है, ए का 3, बी का 4, ऑप्शन बी। एविएस्टस एक प्रकार का धूप चश्मा है, चिगनोन एक प्रकार का केश विन्यास है, और बॉब पुरुषों के जूते का एक प्रकार है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया? रोम, जेबो में, एथेंस में या एम्स्टर्डम में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एथेंस में। खेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिशिंग मीडोज फ्रेंच ओपन, बीनस रॉज वाटर डिश, विंबलडन ट्रॉफी महिला, रोलैंडो गोस यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला में, डाफिन अगुस्टा मेमोरियल कप? तो इसका सही जवाब है कि इसमें से कौन सा जोड़ी सही सुमेलित है? तो ऑप्शन डी 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया? 40, 233, 576, 984? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 576। किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया? तमिलनाडु, सिक्किम, असम, मेघालय? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशाल का एक कछुआ मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? तो नातांगी राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान या कंचनजंगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नातांगी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग घोषित किया है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका ने भारत के अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग घोषित किया है। भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिर में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों के 100 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, कांच, चांदी, कांस्य? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देता है? ग्रेड 6, ग्रेड 8, ग्रेड 10, 12? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रेड 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है?
यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके। तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया के साथ। सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेज और वेबसाइट में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, जर्मनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले पादप परागकणों जिन्हें टियाल बेडियस कहा जाता है, ये टिलिया डेम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए हैं? ग्रीस, भारत, रूस, चीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रूस में। सुर्खियां बटोरने वाले लिस्टिन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? पर्वत, वायु, पर्वत, महासागर या मीठे पानी के ग्लेशियर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महासागर से। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 लिस्बन घोषणा हमारा महासागर हमारा भविष्य और हमारी जिम्मेदारी को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? बैल, घोड़ा, हाथी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, घोड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी साक्ष्य मिला है। इस सभ्यता में बैल, भैंस, ऊंट, गधे, बकरी, सुअर, हाथी, भेड़, कुत्ता, बिल्ली को पाला जाता था। वहीं कुबर वाला बैल विशेष रूप से लोकप्रिय था और हड़प्पा स्थलों से मुख्यतः घोड़े के अवशेष अनुपस्थित थे। वहीं सुरकोटदा नामक बंदरगाह से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट। तो इस उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंडिया गेट। इंडिया गेट यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल नहीं है, जबकि कुतुब मीनार को 1993 में और लाल किला को 2007 में यूनेस्को के विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आयरलैंड से। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड से ली गई है और यह भारत के संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक है। नेक्स्ट है, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया 1974 में, 1975 में, 1976 में। यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1975 में। 1975 में 36वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान संशोधन द्वारा 22वां राज्य बना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी मुद्रा है? यूरो, पाउंड, स्टर्लिंग, यूएस डॉलर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पाउंड स्टर्लिंग। यह ग्रेट ब्रिटेन की मुद्रा है। इसके बाद सेकंड स्थान पे यूरो है। यूरो तथा यूएस डॉलर का आता है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? जवाब था 2040, लेकिन ऑप्शन में नहीं होने के कारण इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया। नेक्स्ट है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य
और बिहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आजीवन संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, बौद्ध धर्म से या शैव संप्रदाय से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म की धार्मिक वास्तुकला भारतीय महाद्वीप में विकसित हुई। शुरुआती बौद्ध धर्म में धार्मिक वस्तु से निम्न प्रकार के ढांचे जुड़े थे, जिसमें था स्तूप, अवशेष, मंदिर एवं प्रार्थना कक्ष, जिसे चैत्य भी कहा जाता था, और स्तंभ। चैत्य बौद्ध पूजा स्थल था, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल था, और स्तूप निर्माण का उद्देश्य गौतम बुद्ध के अवशेषों की पूजा व सुरक्षा थी। और बौद्ध मठ का तात्पर्य इस जगह से जहां बौद्ध धर्म के गुरु अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। और बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर बौद्ध मठ का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? एक प्रकार का कांच का बर्तन, एक धातु शिल्प, एक प्रकार की कढ़ाई, या एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक प्रकार की कढ़ाई। यह बिहार के मुजफ्फरपुर की सुजनी कढ़ाई को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। यह बौद्ध धर्म का वज्रायन संप्रदाय यहाँ फला फूला। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। तो कहा गया है कि उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो इसमें से कहा गया है कि कौन से कथन गलत है? तो इसमें से कथन एक गलत है। यह वर्तमान में बांका जिला नहीं बल्कि भागलपुर में है, इसलिए कथन एक गलत है। और इसकी स्थापना गोपाल ने नहीं बल्कि धर्मपाल ने की थी। वहीं कथन 3 और 4 सत्य है। तो इसमें से पूछा गया है कि गलत कथन कौन से है? तो 1 और 2, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और भारत में बाबर के आगमन के कारण। तो इसमें से कहा गया है कि महाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ बाबर के साथ। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब एवं गुंबद का परिचय हुआ। प्रदेश में तुमैरिड राजवंश की स्थापना हुई। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। तो इसमें से कौन से कथन सही हैं? तो कथन 3 और 4 सत्य है। भारतीय महाद्वीप में बारूद का आगमन पहले भी हो चुका था। और वहीं साथ ही क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय, तो यह मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद प्रचलन में आया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का कहा जाता था? कालीकट, सूरत, कैम्ब्रे या ब्रोच? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सूरत को। सूरत बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था, क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा सूरत से शुरू होती है और सूरत गुजरात का प्रमुख शहर है। नेक्स्ट है, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद थे गुप्त शासन में, चोल प्रशासन में, मराठा में या विजयनगर में? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, मराठा प्रशासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग स्थित है बाघ गुफा में, एलोरा में, अजंता में या बादामी में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अजंता में। बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग अजंता की गुफा में स्थित है। संस्कृत में पद्म पानी का शाब्दिक अर्थ होता है कमल धारण करने वाला। वहीं बोधिसत्व वह होता है जो बुद्ध बनाने की इच्छा रखता है। बादामी गुफाएं कर्नाटक के उत्तरी भाग में स्थित है और यह हिंदू और जैन से संबंधित है। वहीं एलोरा का संबंध हिंदू मंदिर से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फाहियान एक तीर्थ यात्री था जो हर्ष के शासनकाल में आता था।
भारत आता आया था। ह्वेनसांग एक चीनी चीनी बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने चंद चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो बौद्ध जो हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। तो यह गलत है। यह हर्ष के शासनकाल में नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, इसलिए कथन एक गलत हो गया। वहीं कथन दो, ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में नहीं बल्कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो इसलिए कथन एक और दो दोनों गलत हो गया और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सूची एक का सूची दो के साथ मिलान करना है, जिसमें से चरक चरक का संबंध चिकित्सा से है, गुप्त का संबंध ब्रह्मगुप्त का संबंध गणित से है, बारहमिहिर का संबंध ज्योतिष से है, विशाख दत्त नाटककार थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए का 2, बी का 1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या इल्तुतमिश? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बलबन। बलबन पहला व्यक्ति था जिसने भारत में नौरोज के फारसी त्योहार की शुरुआत की। बलबन फारसी संस्कृत और परंपराओं के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता है। उसने फारसी रीति रिवाज सिजदा और पैबोस भी सिजदा सर झुकाकर प्रणाम करना होता था और पैबोस का मतलब तो होता था चरण चूमना। नाथपंथी सिद्धि और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्व भारत में या पश्चिम भारत में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर भारत में। नेक्स्ट है वुड के 1854 के प्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। कथन दो, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसमें से कथन एक और कथन दो दोनों सही है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। वुड के 1854 के प्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित सिफारिशें की गई। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की तथा विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं में बनाए रखने का सुझाव दिया। साथ ही प्रत्येक प्रांत में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की। इसने महिला शिक्षा वुड के प्रेषण को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट है मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? चेरो राजवंश, आइनिवार राजवंश, कर्नाट राजवंश या पिथिपति? तो इसका सही जवाब है मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध की राजधानी के रूप में कार्य करता था? राजगृह, चंपा, वैशाली, पाटलिपुत्र? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजगृह। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगृह प्राचीन मगध की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध साम्राज्य में आधुनिक पटना, गया और शाहाबाद, पटना, गया और शाहाबाद का कुछ हिस्सा करता था। बिंबिसार और अजातशत्रु के समय राजगृह राजधानी थी। राजगृह बिंबिसार, बिसार और अजातशत्रु के समय थी। किंतु उदयन के समय पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में था। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में कौन कौन से कथन सही है? तो इसे लॉर्ड लिटन ने शुरू किया था। लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। कथन एक सही है। इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है। कथन दो भी सही है। इस अधिनियम को
लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। तो कथन 3 भी सही है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2, 3। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया और इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता था क्योंकि यह अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के अखबार के बीच मतभेद करता था और इस रिपन द्वारा 1882 में रद्द कर दिया गया। इस कानून का लक्ष्य स्थानीय प्रेस को नियंत्रित विनियमित करना था और गैर अंग्रेजी समाचार पत्रों को नियंत्रित करना था। नेक्स्ट है लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो कहा गया है कि इसमें से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1, 2, 3 और 4 ये चारों कथन सही है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है? कौटिल्य, कामदंक, चरक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है नीतिसार कामदंक के द्वारा लिखा गया है ऑप्शन बी। यह पुस्तक कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है और इसमें प्राचीन भारत के राजनीति, कूटनीति और राजकीय परिदृश्य का वर्णन मिलता है और यह नीतिसार गुप्त काल की पुस्तक है। नेक्स्ट है फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है? ईश्वर दास नागर, भीमसेन, हरिदास या उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है फुतुहात ए आलमगीरी ईश्वर दास द्वारा लिखी गई है और इसमें 1868-98 तक के औरंगजेब के शासनकाल का वर्णन है। नेक्स्ट है चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजाओं के पास एक मिशनरी भेजा था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त के पास। श्रीलंका के मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए गुप्त शासक समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा था। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? 1912 में, 1936 में या 1947 में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1912 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ और वहीं 1936 में उड़ीसा से अलग हुआ था और 2000 में बिहार झारखंड से अलग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सतह क्षेत्र के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। इसकी सीमाएं 4 देश तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केनिया से लगती है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। तो इसमें से पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन से कथन गलत है? तो यह कहा गया है कि कथन 2 सत्य है और अगर हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट होंगे। इसकी सीमा 4 देश के साथ, तो इसकी सीमा 4 देश नहीं बल्कि 3 देशों के साथ लगती है, तंजानिया, युगांडा और केनिया के साथ। तो इसमें से गलत बोला गया है तो ऑप्शन 3 गलत है। तो इसका एक जवाब ये हो जाएगा। और सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो तीसरी नहीं बल्कि इसका स्थान दूसरे स्थान पर है। तो इसलिए कथन 1 और 3 गलत है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसमें से कथन 1 और 2 दोनों गलत है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। तो यह मैदानी इलाके के लिए यह 40 डिग्री है और पहाड़ी इलाके के लिए 30 डिग्री है।
इसमें क्वेश्चन में बस उलट फेर कर दिया गया है। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है खोजकर्ता और उनका जन्म स्थान। क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म स्थान इटली में है। जैक्स कार्टियर का जन्म स्थान फ्रांस है। सर फ्रांसिस ड्रेक का जन्म स्थान यूनाइटेड किंगडम है। फर्डिनेंड मैगलन का जन्म स्थान पुर्तगाली है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है यूएई के रियासती राज्य हैं धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, उस्मान, उमम अल कैनन, फैजुरा, रास अल खैमा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है और माझी, मंदार, हेहल या नगरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नगरी। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य, भीमबंध राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और भीमबंध बिहार में है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। वही दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है और गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें से कहा गया है कि गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देता है। तो कथन एक सत्य है, कथन 2 भी सत्य है। यह इको लोकेशन का उपयोग करके आगे बढ़ती और शिकार करती है, 3 भी सत्य है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दिया गया है, कथन 4 भी सत्य है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंडक नदी का दूसरा नाम है बूढ़ी गंडक, महानंदा, नारायणी, पुनपुन। तो इसका सही जवाब है गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है। इसका उद्गम स्थल नेपाल के पास तिब्बत में है। और यह नेपाल और भारत के उत्तरी भाग में बहने वाली महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? मुंगेर, सारण, सिवान, जमुई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जमुई में। बिहार के जमुई जिले में सोना पाया जाता है और 21 फरवरी 1991 को जमुई जिले का गठन मुंगेर से अलग करके हुआ है। जमुई मुंगेर से अलग होकर बना है। और यहाँ पे सोने के भंडार करमटिया इलाके में है। नेक्स्ट है त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? कोसी, सोन, गंडक, मयूराक्षी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गंडक नदी पर। त्रिवेणी नहर का निर्माण 1979 में प्रारंभ किया गया था। यह गंडक नदी से निकलती है। इसका निर्माण का उद्देश्य सिंचाई चंपारण जिले में। इससे लाभान्वित बिहार, यूपी और नेपाल। नेक्स्ट है कथन और कारण। घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमा पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। ये कथन हो गया। और इसका कारण है किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही अभिव्यक्ति करता है। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टान प्रणालियों से बनी है और चट्टान प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान करना है। तो धारवाड़ चट्टान प्रणाली का निर्माण
सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है? तो ए का 3, ए का 3 सिर्फ एक ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। विभिन्न विभिन्न चट्टान प्रणाली बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलामाइट, क्वार्टरजाइट, सील और इस प्रकार के प्रमुख इसके घटक हैं। बी का 4 क्वाटरनरी चट्टानें हिमालय और प्रायद्वीपीय द्वारा निर्मित नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित है। और तृतीयक तृतीयक चट्टानें पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 81 द्वीप शामिल है। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व समुद्री जैव विविधता की दृष्टि से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। इस जीव मंडल का क्षेत्र श्रीलंका से आगे भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर फैला हुआ है और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र में 21 द्वीप के साथ ज्वारनदमुख, शैवाल युक्त समुदाय, समुद्री घटक, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, खारे दलदल और मैंग्रोव वन शामिल है। नेक्स्ट है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू का स्थानीय समय का निर्धारण कीजिए जब ग्रीनविच में दोपहर के 12:30 बज रहे हो। थिम्पू और ग्रीनविच के बीच का अंतर है 90 डिग्री देशांतर का, 90 डिग्री देशांतर का, और कुल समय अंतर हो जाएगा, कुल अंतर 90 गुने 4 यानी कि 360 मिनट का। और 360 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे यानी 6 आवर का, तो 12 और 6 यानी कि 6 PM होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धारवार संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। अब्रख कोडरमा में पाया जाता है। कुड़प्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम भंडार अरावली में पाए जाते हैं। तो इसमें से कहा गया है कि कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। अब्रख कोडरमा में पाया जाता है। भारत के अब्रख भंडार का 95% हिस्सा झारखंड, 95% झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी कितनी है? 180, 178, 179 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ग्लोब या मानचित्र पर पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची गई रेखाएं जो समान अक्षांशीय कोण वाले स्थान को मिलाती है उसे अक्षांशीय कोण कहते हैं। और 1 डिग्री के अंतराल पर इन रेखाओं की संख्या यानी उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ पोल में 89 है, साउथ में भी 89 है। एक अक्षांश भूमध्य रेखा है। वन 179 और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कोशी मैदान का माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 मीटर है, 150 मीटर है, 30 मीटर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 30 मीटर। नेक्स्ट है, किसी पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बघेलखंड। बघेलखंड पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। बघेलखंड का क्षेत्र मध्य प्रदेश, MP और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित महानदी के तट पर भैंसा मुंडा भारत का एकमात्र स्थल है। भैंसा मुंडा भारत का एकमात्र स्थल है जहां कर्क रेखा और मकर रेखा एक दूसरे को काटती है।
मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। नेक्स्ट है उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत से सीमा से नहीं लगता है? उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अल्मोड़ा। उत्तराखंड का अल्मोड़ा तिब्बत से नहीं लगती है। अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड के भारत के कुमाऊं प्रभाग में स्थित जिला है और इसका मुख्यालय ही अल्मोड़ा है और यह समुद्री तल से 1338 मीटर ऊंचा है और यह घोड़े के नाल के आकार का के रिज पर स्थित है। नेक्स्ट है एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में या फिर बंगाल की खाड़ी में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एल नीनो प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। एल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से तापन की स्थिति को दर्शाता है और वर्तमान में भारत एल नीनो के प्रभाव से बहुत अधिक जूझ रहा है, इसलिए एल नीनो के एग्जाम में आने की संभावनाएं भी बन रही है। नेक्स्ट है कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें से कहा गया है कि कौन से कथन सही है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते। तो कथन 1 सत्य है, वहीं कथन 2 गलत है। सांसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली को आरंभ किया था। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। तो नहीं, उच्च न्यायालय की नहीं, सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सॉरी, कथन 3 सत्य है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। नेक्स्ट है कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश पी.एन. भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज के मामले के उपलक्ष्य में हुआ था। तो यह फर्स्ट जज नहीं बल्कि दूसरे न्यायाधीश मामले से है, इसलिए कथन 4 गलत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो कथन 1 सत्य है। कथन 2, इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। तो कथन 2 गलत है, इसने संविधान में 8 नहीं बल्कि टोटल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े। तो कथन 2 के गलत होने की वजह से हमारा ऑप्शन ए, सॉरी, इसमें से पूछा गया है कि कौन से कथन गलत है और इसमें नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39 अनुच्छेद 43 ए और अनुच्छेद 47 जोड़ा। तो इसमें से कथन 3 भी असत्य है और हमारा पूछा गया है क्वेश्चन में कि कौन से कथन गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं। आदिम लक्षणों का संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, पिछड़ेपन एवं भौगोलिक अलगाव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या कनाडा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? आर्टिकल 14, 15, 17, 22। तो इसका सही जवाब है भारत के संविधान में आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया। वहीं आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता से है। आर्टिकल 15 में राज्य किसी भी नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और आर्टिकल 22 का संबंध गिरफ्तारी और कुछ मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण का है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या सांसद। तो इसका सही जवाब है
उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? अनुसूचित जाति, धार्मिक अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति या भाषाई अल्पसंख्यक। तो पांचवी अनुसूची का संबंध अनुसूचित जनजाति से है। इसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को शामिल नहीं किया गया है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजाति से संबंधित है। और पांचवी अनुसूची के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबंधित क्षेत्र के लिए प्रतिवेदन दे सकता है, किंतु इसमें अंतिम शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केशवानंद भारती बनाम भारत राज्य में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित या सीमित कर सकती है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 368 से संसद को संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं प्राप्त है। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1964 में हुआ था, यानी कि मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 19। नेक्स्ट है किस या किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को मातृभाषा में बोलने का इजाजत दे सकता है? अनुच्छेद 110(1), अनुच्छेद 122(2), अनुच्छेद 120(a) और ऑप्शन डी अनुच्छेद ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 122 के अंतर्गत सदन के किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार है। वहीं आर्टिकल 110 एक संबंधन विधेयक से है और अनुच्छेद 222(2) का संबंध न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करने से है। कार्यवाही जांच न करने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो इसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, सोना, विशेष एसडीआर यानी विशेष अधिग्रहण अधिकार और आधार किस्त आरक्षित किस्त स्थिति। तो ये चारों के चारों आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। यह आरक्षित मुद्रा अमेरिकी डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन और चीनी युवान में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। तो कथन 1 सत्य है। वही कथन 2 भी सत्य है कि उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसी को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन सा शुल्क लागू होता है। कथन 3 इसका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है और कथन 4 इनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामले में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोत पर निर्भर करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है जो प्रति 10,000 जीवित जन्मे बच्चों पर व्यक्त किया जाता है।
कथन एक गलत है क्योंकि यह 10,000 नहीं बल्कि 1,000 जीवित जन्म बच्चों पर किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी और ए एलिमिनेट होता है। वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 था, तो कथन 2 सत्य है। और वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी, कथन 3 भी सत्य है। वही कथन 4, जनरल रजिस्टर ऑफ इंडिया के सैंपल रजिस्ट्रेशन के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था, तो यह गलत है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। उस समय शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक मध्य प्रदेश में था। नेक्स्ट है, एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रतिक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है किसी देश के व्यक्ति द्वारा अधिक पूंजी संचय करने को, ज्ञान में वृद्धि करने को, कौशल स्तरों में वृद्धि करने को, या फिर देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तर और क्षमताओं में वृद्धि करने को। तो इसमें से कहा गया है कि मानव पूंजी का विकास। तो मानव पूंजी का विकास देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तर और क्षमताओं में वृद्धि करने को कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है, तो यह कथन गलत है। दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदार के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है, तो यह भी कथन गलत है। दिवालियापन एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो लोग या संस्थाएं लेनदारों का ऋण नहीं चुका सकते हैं वे अपने कुछ या सभी ऋणों से राहत की मांग कर सकते हैं। और शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्त से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। वही कथन 3 भी गलत है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? 1956, 1954, 1952, 1950, तो इसका सही जवाब है औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में अपनाया गया। नेक्स्ट है, PLI स्कीम के बारे में, तो इसमें से कहा गया है कि कौन से कथन सही है? तो कथन 1 गलत है। यह घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन निर्माण और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन का पेशकश करती है, तो गलत है। यह घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए अधिसूचित किया गया है। इसका कथन 2 भी गलत है। इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणी है, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां, तो ये भी कथन गलत है। कथन 2 सही है। इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियां हैं और कथन 3 भी सत्य है। यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री पर 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। वही कथन 4 गलत है। PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी इतनी श्रेणियां नहीं है, बस इसमें सिर्फ 2 श्रेणियां हैं जिसमें एक मोबाइल फोन और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक ही 2 लक्ष्य हैं। गड़बड़ हो गया क्योंकि मैंने लास्ट में नहीं देखा कि इसमें गलत जवाब पूछा गया है। नेक्स्ट है, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और गलत कथन कौन से हैं ये बताना है। तो पहला कथन है कि यह खान मंत्रालय के दायरे के अंतर्गत कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, तो कथन 1 गलत है। यह खान मंत्रालय के तहत नहीं बल्कि पंचायती राज मंत्रालय के तहत है। तो इसमें से पूछा है कि गलत बताना है, तो हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। यह योजना CORS नेटवर्क के तहत जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को
5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने के लिए योग मानक बनाने का प्रयास कर रही है। तो ये सही है। सॉरी, COSR का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है, तो कथन 3 गलत है। यह योजना CSOR नेटवर्क के तहत जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी, इसमें COSR का मतलब पूछा गया है, तो COSR का मतलब होता है कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन, तो कथन 3 गलत है और हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किसी वित्तीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 360 के लागू होने के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो राष्ट्रपति राज्य को राज्य मामले के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारी के वेतन और भत्ते को कम करने का आदेश दे सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ हेतु आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। कथन 3, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ मामले के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग कर्मचारी के वेतन और भत्ते को कम करने का आदेश दे सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक और अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखे जाएंगे। तो इसमें से उपयुक्त में से कितने कथन सही है पूछा गया है। तो इसमें से देख सकते हैं कि यहाँ पे कहा गया है कि विचारार्थ आरक्षित नहीं रखे जाएंगे, तो इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत होता है और इसका सही जवाब है 134। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति मंदी में योगदान करते हैं? निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण, सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, सही है। औद्योगिक उत्पाद में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, कथन 3 कुल मांग एवं उपभोक्ता खर्च में कमी, और कथन 4 घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास सर्वेक्षण 2023 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में, तो यह भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 4, बाकी अन्य 3 गलत है। नेक्स्ट है, बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो अभी तो 2011 का ही जनगणना के अनुसार चल रहा है, तो बिहार जिले की वर्तमान जनसंख्या, तो इसमें भी एग्जैक्ट जनसंख्या का नहीं था, तो इसे बीपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? व्यय ब्याज भुगतान पर होता है, व्यय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर होता है, व्यय कृषि पर होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। गैर योजनागत व्यय सरकार द्वारा गैर उत्पादक क्षेत्रों जैसे वेतन, सब्सिडी, ऋण और ब्याज, पेंशन और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को वैधानिक हस्तांतरण के खर्च पर दी जाने वाली राशियां होती हैं। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसने वस्तु और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया, इसने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह को बढ़ा दिया, निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, तो कहा गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से ये तीनों कथन सत्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। नेक्स्ट है, संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो पहला कारण अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोही के पास एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं था,
कथन 3 समाज के सभी वर्गों का समर्थन का अभाव, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में प्रयास को विफल करके उनके भोजन में जहर मिले जहर से उनकी जान बचाई थी? मुजफ्फर अहमद, बटक मियां, मीर बकवाल या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बटक मियां। 1937-38 के दौरान बिहार में बाकस का आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद या पीर अली, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद के द्वारा। बाकस आंदोलन का बाकस का अर्थ होता है स्व संदर्भित। यह आंदोलन जमींदारों द्वारा बाकस भूमि से किराएदारों को बेदखल करने के खिलाफ और इसके कारण बिहार में किराएदारी अधिनियम और बाकस भूमि कर पारित हुआ था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और उनको सही कालानुक्रम में सजाना है। तो होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, खेरा सत्याग्रह, मिंटो मरलो सुधार। तो 1907 में सूरत विभाजन हुआ था, मोरलो मिंटो सुधार 1909 में हुआ था, खेरा सत्याग्रह 1918 में और होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। तो इसका सही जवाब है 2, 4 ऑप्शन बी। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? स्ट्रेची कमीशन, शस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या इल्बर्ट बिल, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इल्बर्ट बिल। लॉर्ड लिटन का संबंध इल्बर्ट बिल से नहीं है। इल्बर्ट बिल 1883 में प्रस्तावित एक विवादास्पद विधेयक था जिसमें वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई करने की अनुमति देने की मांग की गई थी। पहले केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही यूरोपीय अधिकारी की सुनवाई को सुन सकते थे। नेक्स्ट है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? इलाहाबाद की संधि, सुगौली की संधि, बेसिन की संधि या सालाबाई की संधि, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया गया 1765 में, जिसके अंतर्गत मुगल सम्राट ने बंगाल अंग्रेजों को दे दिया और क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया। और मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। नेक्स्ट है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? 1635, 1632, 1643 या 1648, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1632 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया जो अब पटना कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है और पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? असहयोग, बारदोली, अहमदाबाद या रॉलेट सत्याग्रह, तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी ने अहमदाबाद हड़ताल में भूख को सर्वप्रथम हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था और अहमदाबाद हड़ताल 15 मार्च 1918 को हुआ था। इस भूख हड़ताल का मुख्य कारण मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच प्लेग बोनस का विवाद था। नेक्स्ट है, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेता का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के कौन से नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? तो इसका सही जवाब है बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया गया, कथन एक गलत है। क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया गया और मार्शल लॉ लाया गया, कथन भी असत्य है। चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई, कथन सी सत्य है। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो भारतीय सेवक समाज का संबंध
गोपाल कृष्ण गोखले से है। तत्वबोधिनी सभा का संबंध देवेंद्रनाथ टैगोर से है और आत्मीय सभा का संबंध राजा राम मोहन राय से है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी कर्नाटक की मूल निवासी थी। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? पी लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर, जे एंड्रूज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जे एंड्रूज। सुरक्षा बल सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए किया गया था। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? श्री राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय या बिपिन चंद्र पाल। तो इसका है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया? सूरत अधिवेशन 1907, गया अधिवेशन 1922, कराची अधिवेशन 1931। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कराची अधिवेशन 1931। इसके बाद यहाँ से निश्चित कोड कोड को करके कोड करना है। तो MAD का M का कोड है स्टार, A का कोड है डिवाइड, सॉरी E, A का कोड है डिवाइड, D का कोड है मल्टीप्लाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि Q पूर्व की ओर यात्रा करता है, M उत्तर की ओर यात्रा करता है, T और S विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से है? तो यह हो गया यहाँ पे M। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बेजोड़ युग्मों को विचार करना है। मिलिनरी टोपियां है, ब्रेबरी शराब है, स्टेशनरी कागज है और सॉर्बिन जूते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, या बेमेल है। नेक्स्ट है 132, 156, 210, 240 और 272। तो 132 प्लस 24 प्लस 26 182। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर यहाँ से 26, फिर यहाँ से 20 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 32। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, और ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद।